हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं और इसका डिस्क्लोजर करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोकस कर रहा है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करिए। तो हमें दो चीजें इनफैक्ट समझनी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है और डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझने से पहले आइए समझते हैं कि ये पॉलिसीज क्या होती हैं। व्हाट इज पॉलिसीज? जो मेरे नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको अचीव करने के लिए हम जो सिस्टम बनाते हैं उसे कहा जाता है पॉलिसीज। ऐसे समझ लीजिए, प्रिंसिपल प्लस मेथड इज इक्वल टू पॉलिसीज। मतलब प्रिंसिपल मतलब मेरा सिद्धांत क्या है और उस सिद्धांत को हम अचीव कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या होगा, ये मिला के क्या कहलाता है, पॉलिसीज। राइट। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं पॉलिसीज को, अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं, नॉर्मल टर्म्स में समझाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो क्लासेस है ना वो बड़ी नीट एंड क्लीन रही, बच्चे वहां गंदगी ना करें। राइट। तो पता है इसके लिए मैंने सिस्टम क्या बनाया है। मैंने बच्चों से कहा है कि बच्चों, ये जो तुम टेबल पे ना दिल बनाते हो और फिर उसमें से तीर पार कराते हो, ये सब नहीं करना है, इससे क्लासेस गंदी हो जाती हैं। तो व्हाट इज माई प्रिंसिपल, जल्दी से बताइए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है क्लासेस का नीट एंड क्लीन होना। उसको अचीव करने का मेथड क्या बनाया हमने कि कोई भी बच्चा मेरी क्लासरूम में क्या नहीं बनाएगा, दिल नहीं बनाएगा बेंचेस पे, ठीक है, उस पे तीर वीर पार नहीं कराएगा। राइट। ये है मेरा मेथड टू अचीव दैट प्रिंसिपल। और ये सब मिला के पता है क्या कहलाता है, पॉलिसीज। नीट एंड क्लीन क्लासरूम by not drawing, how to maintain this neat and clean classroom, by not drawing heart, तीर on the benches is policy। लेकिन एक बात बताइए, क्या सभी लोगों का जो ये प्रिंसिपल है, जितने भी और टीचर्स हैं, उनका भी तो प्रिंसिपल ऐसा होता होगा ना कि क्लासरूम नीट एंड क्लीन रहे। लेकिन क्या उनको उनके अचीव करने का जो मेथड है क्या यही सेम रहता होगा? नहीं। एक दूसरे टीचर हैं, वो भी चाहते हैं नीट एंड क्लीन क्लासरूम रहे, लेकिन पता है उनका नियम क्या है, कोई भी बच्चा क्लासरूम में चिप्स का, कुरकुरे का, बिस्किट का रैपर नहीं फेंकेगा इधर उधर। ये उनका सिस्टम है, इसी सेम प्रिंसिपल को अचीव करने का। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि प्रिंसिपल एक हो सकता है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो पॉलिसी बिकम्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। और सिंस ये डिफरेंट होती है सभी की, इसीलिए इसका डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है। आइए मैं समझाता हूं। मैंने ना अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज नहीं किया था। प्रिंसिपल सबको मालूम, मेरा सिद्धांत सबको पता है। मेरे क्लास में जितने बच्चे हैं ना, सबको सिद्धांत पता है। क्या पता है? कि भाई क्लासरूम सर की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, लेकिन मैंने मेथड नहीं बताया किसी को। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा चिप्स कुरकुरे खा के, बिस्किट वगैरह खा के, दुनिया भर के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, उसकी बॉटल वॉटल ऐसे ही क्लासरूम में फेंक दिया, खूब गंदगी मचाया। दूसरे बच्चे देख रहे थे कि आज तो ये पक्का पिटाएगा सर से, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन एक बच्चा क्या किया, बस टेबल पे दिल बना दिया और हम भड़क उठे एकदम उसके ऊपर, 2-4 तमाचे भी लगा दिए उसको। बाकी बच्चे कह रहे हैं ये क्या नाटक है भाई सर का, पिछले दिन इतनी गंदगी हुई कुछ बोले ही नहीं, आज इतने पे ही क्यों भड़क गए। एक्चुअल में वो इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों को मेरा जो मेथड है वो पता ही नहीं था, पॉलिसी मैंने बताई ही नहीं थी। प्रिंसिपल तो सबको पता है कि सर को नीट एंड क्लीन क्लासरूम चाहिए, लेकिन ये कहां मैंने बताया कि भाई नीट एंड क्लीन क्लासरूम का मतलब ये होता है कि तुम दिल विल नहीं बनाओगे टेबल पे, तीर विल नहीं बनाओगे। ये पता ही नहीं था। अब आपको समझ में आया डिस्क्लोजर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आज तक वो बच्चा सदमे में है, ये बात नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा उसने क्या गुनाह कर दिया, बल्कि वो तो कह रहा है कि ज्यादा ब्लेम तो उस पर आना चाहिए था जो बच्चा एक दिन पहले चिप्स कुरकुरे की पैकेट उठा के फेंक रहा था क्लासरूम में। आज तक बच्चे नहीं समझ पाए हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट दैट आई डिडंट डिस्क्लोज माई पॉलिसीज।
अब आपको समझ में आया पॉलिसीज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? दिस इज द रीजन। नहीं तो सामने वाला समझेगा ही नहीं कि व्हाट यू इंटेंड टू से, आपका पर्पस क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। मैं कहता हूं एक बच्चा है ना, दिन भर घर के बाहर रहता है, सुबह शाम जब देखो घर के बाहर रहता है। अब मैं आपसे पूछा हूं, बताओ ये बच्चा अच्छा है कि बुरा है? हो सकता है आप बोल दोगे कि सब बुरा है, तो फिर मैं बताऊंगा वो बच्चा दिन भर काम के लिए बाहर रहता है, दिन रात काम करता है और अपने परिवार को चलाता है। आप कहोगे अरे ये तो बड़ा अच्छा है फिर तो। लेकिन देखिए मैंने तो एक ही बात कही, डिस्क्लोजर नहीं दिया आपको। डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक लड़की की फोटो दिखाई, मैंने पूछा आपसे बताओ लड़की पसंद है, शादी करोगे? क्या आप सिर्फ एक फोटो देख के पसंद करके लड़की को शादी कर सकते हो? आपको बात समझ में आ रही होगी। नहीं यार, डिस्क्लोजर चाहिए, मुझे जानना है वो कैसी है, कैसे बात करती है, उसके विचार क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, बहुत कुछ जानना है। मुझे मालूम है आपको और भी बहुत कुछ जानना है, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने के लिए इन सब का डिस्क्लोजर चाहिए आपको। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि पॉलिसीज से काम नहीं बनेगा, उसका डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए थोड़ा सा अब आपको ना अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करते हैं। अभी तक नॉन अकाउंटिंग बात कर रहे थे तो आपको बात बैठ गई, ठीक है। बात क्या क्या बैठी आपको कि भाई अकाउंट प्रिंसिपल प्लस मेथड इज इक्वल टू पॉलिसी। जो सिद्धांत होते हैं किसी भी इंसान के, उसको जो अचीव करने के लिए वो सिस्टम बनाता है, उसी को पॉलिसीज कहा जाता है, राइट। आइए हम लोग कर रहे हैं AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। और अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल प्लस मेथड, मेथड ऑफ व्हाट, मेथड टू अचीव दोज प्रिंसिपल, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है पॉलिसीज। तो आपको एक टर्म क्लियर हो रहा है पॉलिसीज क्या होती है। प्रिंसिपल क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं करें या ना करें। बेसिकली ये डिसाइड करना कि भाई ये करना है नहीं करना है, ये प्रिंसिपल है, ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा नियम है। भाई क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना है कि नहीं, ये मेरा प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे रखना है, उसका मेथड क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मेथड हो सकता है। इनफैक्ट अब आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे मेथड बहुत सारी जगह पे काम ही नहीं करते। एक सेकेंड पहले ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या क्या बताया आपको कि नीट एंड क्लीन क्लासरूम के अलग अलग मेथड थे। जैसे एक टीचर का मेथड क्या था, दिल नहीं बनाना। दूसरे टीचर का मेथड क्या था, चिप्स और कुरकुरे की पैकेट को नहीं फेंकना, रैपर्स को नहीं फेंकना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दो ऑप्शन सामने वाले के पास अवेलेबल ही नहीं है, मतलब एक मेथड तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मेरी एक मुंबई के टीचर से बात हुई, ठीक है। हमने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो नियम ये है कि कोई भी टेबल पे दिल विल नहीं बना सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया अपनी क्लासरूम में तो बच्चे मेरा पुतला बना के बाहर क्लासरूम के ही फूंक देंगे। हाँ, वो तो अगर ऐसा किया तो वो कहेंगे ये प्यार मोहब्बत का दुश्मन है, आग लग जाएगी क्लासरूम में पूरे, इसको तो बिल्कुल भी रोका ही नहीं जा सकता। मैंने कहा अच्छा आपके यहाँ ऐसा चलता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये वाला तो मेथड मेरे यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, तो बच्चे क्या क्या समझे कि लोगों के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जितने मेथड होते हैं उनमें से कुछ मेथड किसी के लिए एप्लीकेबल होते ही नहीं है। तो ये अकाउंटिंग के टर्म्स में जब मैं आपसे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि देखिए इस इंडस्ट्री में ये मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे चल ही नहीं सकता।
तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ और मेथड होगा, और कुछ लोगों की अपनी स्वेच्छा से मेथड अलग अलग होते हैं, राइट। तो मेथड क्या है, कैसे करें, कैसे करें, ये दोनों मिला के बन गया पॉलिसीज, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है बाई क्लोजिंग स्टॉक 80 करोड़, ठीक है। बाकी यहाँ पे है इसका टू नेट प्रॉफिट 70 करोड़। बाकी फिगर हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी जो भी हो, जो इम्पॉर्टेंट बात थी मेरे लिए वो मैंने बताया। इसमें और भी बहुत कुछ है, ठीक है। सेल्स होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, डिफरेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। नेट प्रॉफिट काट पीट के 70 करोड़ रुपया आ रहा है। ये पीएल किस दिन का है? 31 मार्च का है। इसी के 4 दिन बाद 4 अप्रैल को, ठीक है, इस कंपनी में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो 80 करोड़ रुपए का स्टॉक है इस पे आग लग जाती है और ये जल के खत्म हो जाता है। दिस स्टॉक इज लॉस्ट। 31 मार्च को ये स्टॉक था कि नहीं था? था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर 31 मार्च के पीएल अकाउंट में ये दिख रहा है तो बड़ी सही बात है, वो दिखना भी चाहिए क्योंकि उस दिन था ये स्टॉक। लेकिन उसी के 4 दिन बाद ये स्टॉक नहीं था, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ये पीएल बैलेंस शीट अपने शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट कर रही है। पता है कब? इन द मंथ ऑफ जुलाई में प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जब ये शेयर होल्डर देख रहे हैं कि भाई 70 करोड़ रुपए का ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ये धोखा किया जा रहा है उनके साथ? गलत नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कुछ गलती है इसमें, कुछ गलती नहीं है, लेकिन फिर भी धोखा हो रहा है। एक बात समझिएगा, डिस्क्लोजर वर्ड से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। कुछ गलत बोलना तो गलत है, लेकिन कुछ गलत को छुपा लेना भी गलत है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसी को कहा जाता है डिस्क्लोजर, कि डिस्क्लोजर करो भाई, बताओ सामने वाले को। कुछ गलत करना तो गलत है ही, वो एक अलग विषय है, लेकिन कुछ गलत है उसको छुपा लिया गया, ये भी तो गलत है। यहां गलत है जिसको छुपाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये शेयर होल्डर को बताने की आवश्यकता है कि ये 80 करोड़ रुपए का जो स्टॉक है ये 31 मार्च को तो था, इसलिए पीएल में है, लेकिन 4 दिन बाद ये आग में जल गया था, है नहीं कंपनी के पास ये स्टॉक। अगर सच पूछो तो अगर 80 करोड़ रुपए का स्टॉक नहीं है तो कंपनी 80 करोड़ रुपए के घाटे में है, नुकसान में है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? इसलिए डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर। तो कंपनी अपने अकाउंटिंग के पॉलिसीज को, अभी मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं बताई, पॉलिसीज लेकिन समझा दी आपको, और डिस्क्लोजर की इंपॉर्टेंस समझा दी, राइट। डिस्क्लोजर बहुत आवश्यक है। आइए मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगा अकाउंटिंग पॉलिसीज पे, तभी आपको ले जाऊंगा जब आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होना बड़ा ही आवश्यक है। पता है मेरा प्रिंसिपल क्या है? मैं आपको अपनी बात करता हूं। मेरा प्रिंसिपल यह है कि मैं अकाउंटिंग का कोर्स कराऊंगा, ठीक है। अकाउंटिंग की क्लास लूंगा मैं, ठीक है, जिसकी फीस एक्स अमाउंट होगी। मैंने अपनी क्लास ये भी बच्चों को बताया है कि मैं ये क्लासेस 6 महीने के पीरियड में कंप्लीट करूंगा। इतनी बातें मैंने बता दी, राइट। लेकिन कुछ और बातें थी जो मैंने डिस्क्लोज नहीं की। पता है क्या क्या बातें थी? नंबर 1 कि 25 चैप्टर अकाउंटिंग में है, जिसमें से मैं सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ूंगा। ओनली 15 आउट ऑफ 25 चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ये तो मैंने बताया ही नहीं। दूसरी बात, अभी तो आपको और बताएं,
अभी जो 15 चैप्टर हम कराएंगे इसमें से 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट इन 10 मिनट, 10 ही मिनट में हो जाएगा। तीसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कराएंगे, भाषण देंगे बस दुनिया भर का, ठीक है, भाषण चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होगी ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नन। बताइए आप कितने बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे? किसी को नहीं करना भाई, ये डिस्क्लोजर सुनने के बाद। लेकिन अगर मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया होता तो तब तो सबको ठीक ही लग रहा है भाई, राज सर ने सुंदर सा एक डेमो दिखाए क्लास का, ठीक है, बताया मैंने अकाउंटिंग क्लास लेंगे 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, फीस इतनी होगी, बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन ये बैच कंप्लीट कैसे करेंगे? ये तो मेरा प्रिंसिपल है ना कि आई विल टीच अकाउंटिंग, बट हाउ आई एम गोइंग टू टीच, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये तो प्रिंसिपल है मेरा। एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू इज द मेथड, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, हाउ आई एम गोइंग टू डू। हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे कैसे? 25 में से बस 15 चैप्टर, 5 चैप्टर को तो बस ऊपर ऊपर से रफा दफा कर देंगे, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे नहीं, बस भाषण देके निकल जाएंगे। This is how I am going to complete my batch, right? So when you know how I am going to achieve that principle of teaching accounting, then you will say कि नहीं भाई ये पॉलिसी के साथ तो नहीं चल सकता है काम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इसे कैसे अचीव करेंगे, राइट? AS1 दो बातों को करेगा। पहली बात करेगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर कैसे करना है आपको, कहेगा कि भाई आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दूसरा कहेगा नो डिस्क्लोजर ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसमें भी एक बात कहता है डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए नहीं, सिग्निफिकेंट। और दूसरी बात AS1 कहता है कि आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का डिस्क्लोजर नहीं करना है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब वो एजम्पशन जो सबको मालूम है, आपको उसकी डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट हर कोई समझता है वो बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला अकाउंट्स बैच स्टार्ट डेट ये है, कंप्लीशन 6 मंथ, फीस इतनी, मैंने बोला है कि अकाउंट्स बैच 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आप बताइए कि अगर मैं बीच में बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया 3-4 महीने के लिए, तो भी क्या बैच 6 महीने में कंप्लीट होगा? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मैं मर ही गया इस बीच में, बैच 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। मान लीजिए ये फेस टू फेस बैच है और जिस तरीके से कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ था कई साल पहले, वैसा ही लॉकडाउन हो गया देश में पूरे, तो क्या ये बैच कंप्लीट होगा फेस टू फेस माध्यम से? नहीं। इसका मतलब देयर आर मेनी इफ एंड बट्स, बहुत सारी इफ एंड बट्स हैं यहां पे। तो क्या हम ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं कंप्लीशन 6 महीना इस एस्ट्रिक मार्क और नीचे एस्ट्रिक मार्क लगा के लिखते हैं अगर हम जिंदा रहे तो, अगर हम जिंदा रहे तो, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये सब कोई मान के चल रहा है कि सब कुछ ठीक रहेगा, राज सर जिंदा रहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा भूचाल नहीं आ जाएगा पृथ्वी पे, सब कुछ सही रहेगा।
ये सब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। इसमें लोगों को ये सब डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि मेरा 6 महीने में बैच कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो, अगर मैं ऊपर नहीं चला गया तो, मतलब ये सब नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर देश में बाढ़ नहीं आई तो, भूचाल नहीं आया तो, पृथ्वी नहीं फटी तो तब कंप्लीट होगा। ये इतनी कंडीशन इफ बट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई मान के चल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। दीज आर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। लोगों को मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं होगा, सबको मालूम है। क्या एक बात ये बताइए, क्या ये बात हर बच्चे को पता है कि नहीं कि अगर रात से बीच में कहीं निकल लिए तो क्लास नहीं हो पाएगी 6 महीने में कंप्लीट? सबको पता है। दिस इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, एवरीबॉडी नोज इट। पृथ्वी नहीं रही अगर 6 महीने में तो अगले महीने पृथ्वी नष्ट हो गई, खत्म हो गया, तो बैच कंप्लीट नहीं होगा। सबको मालूम है ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंट्स में बहुत सारी चीज ऐसी है जिसे फंडामेंटली लोगों को एज्यूम किया हुआ है लोगों ने, ठीक है, और इसलिए उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए अकाउंटिंग के टर्म्स में इस बात को समझाते हैं। चलिए आप एक काम करिए, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम मेथड। अब ये मत कह देना कि मुझे ये सब नहीं आता, बड़ा सिंपल सी बात कर रहे हैं जो बेसिकली अगर आपने अकाउंटिंग क्लास 11th में स्टार्ट की होगी तो वहीं पढ़ ली होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000, लाइफ ऑफ एसेट 5 ईयर। निकालिए डेप्रिसिएशन, निकालिए इसका, जल्दी तुरंत निकालिए आप। निकालने के बाद ही देखना है इधर। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। आपने डेप्रिसिएशन निकाला होगा कुछ इस तरीके से। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू आपने किया होगा 20,000 डिवाइडेड बाई लाइफ 5 साल, ठीक है। 80,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 16,000 रुपया। यही किया है आपने 16,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। एक बात बताइए मुझे, आपने क्यों 16 लाइफ ऑफ द एसेट 5 साल है, लेकिन क्या किसी ने भी मुझसे पूछा सर ये बताइए कंपनी क्या साल चलेगी? अगर मान लीजिए कंपनी ही 2 साल चलेगी तो एसेट को 5 साल यूज कर पाओगे क्या आप? एसेट की लाइफ 5 साल है, लेकिन क्या आप 5 साल इस्तेमाल कर पाओगे? आप जितने साल इस्तेमाल करते हो ना उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो कि एक एसेट को हम 5 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ का मतलब क्या होता है बेसिकली कि यू आर गोइंग टू यूज दिस एसेट फॉर 5 years ऑफ टाइम, क्योंकि आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि धंधा तो इससे ज्यादा ही चलेगा, धंधा बंद कहां हो रहा है। कभी आप ऐसा सोचते ही नहीं हो, आप एज्यूम करके चल रहे हो कि बिजनेस चलता चला जाएगा। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि हाउ लॉन्ग इज द बिजनेस गोइंग टू रन। अगर बिजनेस 2 साल चलेगा ना तो एसेट की लाइफ 5 साल कहां से हो सकती है भाई? 5 साल चलाएंगे कैसे एसेट को जब धंधा ही 2 साल चलाएंगे तो हम, तो एसेट डेप्रिशिएट तो 2 साल पे हो जाएगा फिर तो। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सोचना है, आपको नहीं सोचना है। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है गोइंग कंसर्न, धंधा चलता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो हमने ये भी समझ लिया। अब समझते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज समझा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं समझा। अब अकाउंटिंग में भी बड़े सारे ना आपको प्रिंसिपल को अचीव करने के मेथड्स बनाने पड़ते हैं, और जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये चीज आपने कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्रीज को पता है किस पे वैल्यू किया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, अगर आपको नहीं मालूम होगा कोई भी चीज ना तो चिंता करने की बात नहीं है। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें अलग अलग
ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं, ये जो हम पॉलिसीज यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, ये अलग अलग पॉलिसीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। जैसे इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे होती है, इस पे AS2 है, और AS2 कहता है कि हम इसे वैल्यू करेंगे कॉस्ट या फिर NRV जो कि लोअर है। अब AS1 क्या कहता है, कहता है भाई तुमने कॉस्ट पे किया है कि NRV पे किया है, ये बताओ तो। जो फाइनेंशियल तुमने इसका जो लोअर था उस पे वैल्यू करके क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। अब जो देख रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, उसको क्या पता कि तुमने इसको कॉस्ट पे वैल्यू किया है कि NRV पे वैल्यू किया है, क्योंकि जो लोअर था उस पे वैल्यूड है ये। तो डिस्क्लोज करिए आपकी बात। अच्छा, अब बात आती है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होते कहां हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होते हैं नोट्स टू अकाउंट में। क्या आपको मालूम है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? नंबर 1 बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है बैलेंस शीट। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और पांचवा होता है नोट्स टू अकाउंट। इसको मिला के कहा जाता है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपने सुना होगा। अगर आपने कुछ नहीं सुना होगा इसमें से, मुझे जो लगता है, तो वो नहीं सुना होगा तो यही होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, ड्यूरिंग द ईयर ये कितना बढ़े या घटे, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। बस यही होता है चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी चेंजेस हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, उसको हम एक स्टेटमेंट में बना के दिखा देते हैं। ठीक है। और फाइनली ये रहा नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हम सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हैं। राइट। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल और उसको अचीव करने का मेथड। ठीक है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक प्रिंसिपल को अचीव करने का एक सिंगल मेथड ही दिया हुआ है। एक प्रिंसिपल को अचीव करने का एक सिंगल मेथड ही दिया हुआ है। तो क्या वो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि उस प्रिंसिपल को अचीव करने का मेथड एक ही है, तो हर कंपनी ने वही सिस्टम लगाया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक प्रिंसिपल को अचीव करने का अलग अलग मेथड अलाउड है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है। जैसे AS2 कहता है कि आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे करोगे। तो भाई यानी कुछ लोगों ने कॉस्ट पे कर रखा होगा, कुछ ने NRV पे कर रखा होगा, जिसका जो लोअर होगा। तो अब ये बात AS1 कहता है कि बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, AS2 में ही अब इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने का तरीका भी अलग अलग है। इन्वेंट्रीज की कॉस्ट निकालने का, जैसे यहां तो लोअर कॉस्ट और NRV पे वैल्यू करेंगे। अब ये जो कॉस्ट है ये कैसे निकालेंगे? कॉस्ट निकालने के भी दो तरीके बताता है। कहता है आप फीफो लगा लीजिए या फिर आप वेटेड एवरेज मेथड कर लीजिए। तो भाई किसी ने कॉस्ट निकालने के लिए फीफो किया होगा, किसी ने वेटेड एवरेज किया होगा। AS1 कहता है कि एक काम करो, तुम डिस्क्लोज करो नोट्स टू अकाउंट में कि तुमने जब कॉस्ट निकाली थी इन्वेंट्री की तो फीफो मेथड से निकाली थी कि वेटेड एवरेज से निकाली थी। अच्छा, जिसको अगर ये सब नहीं मालूम है, सुना है फीफो वेटेड एवरेज, तो बड़ी सुंदर बात है। लेकिन अगर नहीं भी मालूम है तो परेशान नहीं होइए ज़्यादा, क्योंकि आप अभी ये सब नहीं पढ़ रहे हो। आप तो सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि इसमें से जो सेलेक्ट किया जाएगा उसको डिस्क्लोज करना है, नोट्स टू अकाउंट में लिखना है। मैं ये एग्जाम्पल चाहूं तो ना भी लूं, और मुझे लेना भी नहीं चाहिए सच पूछिए तो, क्योंकि ये एग्जाम्पल लेके तो मैं दूसरे स्टैंडर्ड्स को रेफर कर रहा हूं। कुल मिला के आपको यही समझना है कि जो दुनिया भर के और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं AS1 के बाद, उन सभी में एक अकाउंटिंग पॉलिसी बताई गई है। ठीक है। और वो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है तो AS1 कहता है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था ये डिस्क्लोज कीजिए।
कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे भी होंगे जो ऑप्शन नहीं देंगे पॉलिसीज में, कहेंगे यही मेथड आपको लगाना है, तो उसका डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टैंडर्ड में एक से अधिक ऑप्शन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का, आपको अलाउ किया है कि आप ये मेथड भी लगा सकते हो, ये मेथड भी लगा सकते हो, तो AS1 कहता है भाई डिस्क्लोज करो तुमने कौन सा लगाया। ठीक है, और भी पॉलिसीज हो सकती है मेरी। क्या क्या पॉलिसीज हो सकती है कि मैं प्रोविजन बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्रोविजन बनाना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं करता कि आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रिएट और नॉट टू क्रिएट प्रोविजन, ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। जैसे प्रोविजन क्या चीज का बनता है आपको मालूम है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है। अरे आपको बनाना है नहीं बनाना है ये आप बताइए, आप नोट्स टू अकाउंट में बता दीजिए कि हमारे यहाँ प्रोविजन बनाने का सिस्टम ही नियम नहीं बनाते, या फिर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। हम जितनी सेल होती है उसका 2% बैड डेट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि पिछले 5 साल का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लगभग 2% पैसा मेरा डूब जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आप बनाएंगे कि नहीं? ठीक है, तो ये सब हो गया अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब एक बात और आपको बता देते हैं डेप्रीशिएशन के रिस्पेक्ट में। डेप्रीशिएशन आप SLM लगाएंगे कि WDV लगाएंगे, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्योंकि ये दोनों क्या है, SLM की WDV, ये क्या है, ये एक एस्टीमेट है। चाहे हम WDV से डेप्रिसिएशन निकाल ले या फिर SLM से निकाल ले, हम क्या निकालते हैं कि एस्टीमेट निकालते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो एज्यूम्ड होती हैं ना। देखिए डेप्रिसिएशन किन चीज़ों की मदद से निकलता है? 3 चीज़ों की मदद से निकलता है, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ। कॉस्ट तो एक्चुअल है, लेकिन ये दोनों का दोनों एस्टीमेट है। कि आपको मालूम है हम एस्टीमेट करते हैं कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये एस्टीमेट है। कितने साल एसेट चलेगी, ये खुद एक एस्टीमेट है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन 3 चीज़ों की मदद से निकलता है, जिसमें से 2 चीज़ें, 3 चीज में से 2 चीज़ें एस्टीमेट है। तो जो डेप्रिसिएशन निकल के आता है वो खुद क्या है? वो खुद एक एस्टीमेट है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो इसको डेप्रिसिएशन के जो मेथड होते हैं उनकी सिलेक्शन को अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाता। और बेसिकली ये कब से शुरू भी हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं, 2016 से इसको एस्टीमेट बोला गया है। पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ये 2016 में अमेंड किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके पहले इसे भी पॉलिसीज माना जाता था। तो हो सकता है आपको कोई पुरानी किताब मिल जाए तो उसमें इसको पॉलिसीज की तरह ट्रीट किया गया हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पहले पॉलिसीज माना जाता था, 2016 में इसको अमेंड किया गया और फिर इसको एस्टीमेट बना दिया गया। इसके पीछे भी कारण है एक्चुअली, IFRS डिप्रिसिएशन के मेथड्स को एस्टीमेट मानता है। अब आपको तो मालूम ही है कि जब भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जब इसको एस्टीमेट कह रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है। फिर भी मैंने रीज़न देने की कोशिश की कि क्यों इसको एस्टीमेट बोला गया, लेकिन रियल कारण तो ये था कि भाई IFRS ने इसको जब एस्टीमेट डिस्क्लोज किया कि ये एक एस्टीमेट है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी हमारे देश में परिवर्तन किया गया और उसको भी एस्टीमेट बोल दिया गया। बोला गया कि सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड विल नॉट बी एन अकाउंटिंग पॉलिसी। सही है? यहां तक सही है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। AS1 Disclosure of accounting policies, AS1. AS1 deals with disclosure of significant accounting policies. कह रहा है कुछ भी डिस्क्लोज करना है, ये नहीं, सिग्निफिकेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। Significant accounting policies followed in preparing and presenting financial statement. The purpose of the standard is to promote better understanding of financial statement
by establishing through an accounting standard the disclosure of significant accounting policies and the manner in which accounting policies are disclosed in the financial statement. आपको कहता है कि आपका डिस्क्लोज करना है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और कैसे डिस्क्लोज करना है ये भी ES1 बताएगा, कैसे बताना है इस बात को. Such disclosure would also facilitate a more meaningful comparison between financial statement of different enterprises. और इससे बहुत जबरदस्त आपको क्या मिलती है, एनालिसिस मिलती है, कंपैरेटिव. दो अगर ए स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसे कंपेयर करने में बहुत मदद मिलती है. मैं आपको समझाता हूं कैसे. ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है. इसका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है फीफो के हिसाब से, और ये आ रहा है 10 करोड़ रुपए. इसका वेटेड एवरेज के हिसाब से हुआ है, और ये आ रहा है 12 करोड़ रुपए. ठीक है. टू प्रॉफिट इसका 7 करोड़ है, और टू प्रॉफिट इसका जो है वो 6 करोड़ है. ठीक है. अभी देखने से प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, बेटर है? भाई जो ज़्यादा कमा रही है. अभी तो मुझे मोटा मोटी मान एज्यूमिंग कि कैपिटल इन्वेस्टेड दोनों कंपनी का बराबर है. भाई ज़्यादा पैसा लगा के तो कंपनी ज़्यादा कमाएगी ही कमाएगी. मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल इज कांस्टेंट इन बोथ द कंपनीज. ए लिमिटेड बी लिमिटेड ने बराबर पैसे धंधे में लगाए हैं, तो भाई ये बराबर पैसा लगा के तो जो ज़्यादा कमा रहा है वही बेहतर है. तो मुझे समझ में आ रहा है बी लिमिटेड बेहतर है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बी लिमिटेड का वेटेड एवरेज पे ये वैल्यूएशन आई थी. अगर मैं यही वैल्यूएशन फीफो के बेसिस पे कर दूं, जैसे इसका तो फीफो पे था ना, अगर इसका भी फीफो के बेसिस पे कर दूं तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 8 करोड़ रुपए. यानी 4 करोड़ से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा. अगर 4 करोड़ से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो इसकी प्रॉफिट पता है कितनी हो जाएगी, 3 करोड़. यानी सच पूछिए तो ये ज्यादा बेहतर ओनली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रहा है. ओ, अंदर से प्रॉफिट ज्यादा है ऐसा कुछ थोड़ी ना है. ये तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी. अब एक बात बताइए, क्या ये बात बताना जरूरी है कि नहीं है? अगर ये बात ना बताया जाता, ये ना बताती कि ये फीफो है, ये मेरा वेटेड एवरेज पे है, हम इन दो बैलेंस शीट को, इन दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर कर रहे होते और कहते बी लिमिटेड एक ज़्यादा बेहतर कंपनी है. मुझे कंपैरेटिव करने का आनंद या कंपैरेटिव करने का रियल रिजल्ट पता है कब मिला? जब मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पता चला. जब मैंने दोनों का नोट्स टू अकाउंट पढ़ा और फिर मैंने कंपेयर करने की, अच्छा इसने फीफो पे किया, इसने वेटेड एवरेज पे किया है, अच्छा मान लो अगर यही फीफो पे कर रहा होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती. अब बात क्लियर हो रही है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या इंपॉर्टेंस है इसके डिस्क्लोजर की. Irrespective of the extent of standardization, diversity in accounting policy is unavoidable for 2 reasons. कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया ही क्यों गया है? पहले तो आप ये समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, एक ही जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है. तो आप कहोगे सर आप अब ये नई बात क्यों कह रहे हैं कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग पॉलिसीज अलाउ कर दी गई है? अरे वो इसलिए कर दी गई है क्योंकि डाइवर्सिटी है बिजनेसेस में, हर जगह एक ही चीज चल ही नहीं सकती. ये बात जब देखा गया, सोचा गया कि यार कुछ इंडस्ट्री में ये लगेगा, कुछ इंडस्ट्री में ये लगेगा, मजबूरी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी मजबूर होना पड़ा कि भाई एक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हमको भी एक से ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अलाउ किया ऐसा. मैं समझाता हूं. AS2 ने फीफो वेटेड एवरेज क्यों अलाउ कर दिया? फीफो वेटेड एवरेज क्यों अलाउ कर दिया? फीफो का मतलब होता है जो माल पहले आएगा वो माल पहले जाएगा, जो माल पहले आएगा वो माल पहले जाएगा. तो जनरली लोग यही करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 यूनिट पुराना स्टॉक है, 6 यूनिट और 5 यूनिट अब मैंने नया स्टॉक खरीद लिया है, तो बेचूंगा कौन सा? जो पहले 5 यूनिट खरीदे थे वो बेचेंगे. भाई पुराना माल पहले निकालेगा ना, हर दुकानदार यही करता है, पहले पुराना माल बेचते जाएंगे फिर नया वाला माल बेचेंगे. फर्स्ट इन जो हुआ है उसी को फर्स्ट आउट करेंगे, जो पहले परचेज हुआ है वही पहले सेल होगा, क्योंकि माल खराब थोड़ी ना करना है. अगर नया नया माल आते जा रहा है वही बेचते जाएंगे तो पुराना वाला माल सड़ के खराब नहीं हो जाएगा. तो हर कोई फीफो कर रहा है तो फीफो लगेगा. लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसा चाह के भी नहीं कर सकती. पता है कि कौन सी इंडस्ट्री?
मान लीजिए मैं केरोसिन ऑयल बेचता हूं, ठीक है, और केरोसिन ऑयल मैं इस बड़े सारे टैंक में रखता हूं एक, ठीक है। अब ये केरोसिन ऑयल इस टैंक में मोटा मोटी 10 लीटर के आसपास पड़ा है, जो कि मैंने खरीदा था एट द रेट ऑफ ₹30 पर लीटर। अब जैसे इसमें 10 लीटर बचा है तो मैंने नया माल खरीद लिया, मैंने इसमें और डलवा दिया केरोसिन ऑयल, 90 लीटर करीब और डलवा दिया। इस बार माल आया है थोड़ा सा महंगा, ₹33 पर लीटर भरवा दिया इसमें। अब इसके बाद एक कस्टमर आया, बोला 1 लीटर हमको केरोसिन ऑयल दे दो, तो मैंने इसमें से 1 लीटर केरोसिन ऑयल निकाला। जल्दी से बताओ, ये जो 1 लीटर केरोसिन ऑयल निकाल रहे हैं, ये कौन सा वाला निकला? पहले वाला कि बाद वाला जो अभी डाले 90 लीटर? कुछ नहीं कह सकते, सारा जाके मिल गया उसमें। जब हम 1 लीटर निकाल रहे हैं तो कौन सा निकला है? यू कैनॉट से, आप नहीं बता सकते। इसलिए वेटेड एवरेज भी अलाउ किया गया, भाई एवरेजिंग कर लो। इसमें 90 लीटर 33 का है, 10 लीटर 30 का है, तो ऑन एन एवरेज कितने रुपए का माल है जो निकला है बाहर? तो कभी कभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक ही मेथड से काम नहीं होगा। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस डिफीट नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस यही है कि ट्रीटमेंट एक होना चाहिए, पॉलिसी सबके लिए एक बनाते हैं, तभी तो सबका अकाउंटिंग एक जैसा अकाउंटिंग होगा, तभी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएंगे। एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउ करना सिस्टम में नहीं है, लेकिन कभी कभी मजबूरी है, यही बात समझिए। और ES1 सिंपल सी बात कहता है कि जहां भी अकाउंटिंग पॉलिसी एक से ज्यादा अलाउ की गई है, तो ऑब्वियसली आपने कौन सी ऑप्ट की है किसी को कैसे पता चलेगा? तो आप अपने नोट्स टू अकाउंट में उसको डिस्क्लोज कर दो। तो आपने देखा कि भाई एक से ज्यादा जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऑप्शन है तो वहां मजबूरी है, देना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अलाउ करना पड़ेगा एक से ज्यादा ट्रीटमेंट। Irrespective of the extent of standardization, diversity in accounting policy is unavoidable for 2 reasons. कह रहा है डाइवर्सिटी अकाउंटिंग पॉलिसी में रहेगी, एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। कह रहा है 2 कारण है उसका। कह रहा है पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट एंड डू नॉट कवर ऑल पॉसिबल एरियाज ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है हर पॉसिबल एरिया को कवर नहीं कर सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देंगे तो हर एरिया ऑफ अकाउंटिंग कवर नहीं कर पाएगा। और दूसरा, इंटरप्राइज हैव द फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग एनी रीजनेबल अकाउंटिंग पॉलिसी इन एरियाज नॉट कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड। कह रहा है कि इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एंटरप्राइजेस के पास कि वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर पाए। और सभी इंटरप्राइजेज अलग अलग डाइवर्स सिचुएशन में ऑपरेट करती हैं, तो कभी कभी एक अकाउंटिंग पॉलिसी ना लगेगा ही नहीं, अप्लाई नहीं हो पाएगा वहाँ पे। जैसे मैंने बोला था कि मुंबई वाले टीचर से मैंने कहा कि साफ सुथरी क्लासरूम के लिए क्यों नहीं नियम बना देते हो कि दिल विल नहीं बनाना है? कहा बवाल हो जाएगा। अगर हम दिल विल बनाने को मना कर दिए, बच्चे दिल विल बनाने के लिए ही क्लासरूम ज्वाइन करते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास नहीं कर लेते जैसे आपकी करते हैं। वहाँ दिल विल बनाने के लिए बच्चे आते हैं, वही मना कर देंगे तो फिर तो क्लास ही नहीं करेगा कोई। ये नहीं चल सकता, ये चल ही नहीं सकता है, मेरी इंडस्ट्री में नहीं चलता, वो बोल रहा है। अब आपको बात समझ में आया कि कभी कभी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ इंडस्ट्री में चल ही नहीं सकते। The accounting standard therefore permits more than one policy even in areas covered by it. Difference in accounting policies lead to difference in reported information even if underlying transaction are same. पॉसिबल है भाई, एक जैसा ट्रांजैक्शन दोनों का हो रहा है लेकिन अलग अलग पॉलिसी की वजह से अलग अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, ये जो AS है ये पहला AS है और ये 1979 में आया था। मैंडेटरी है सभी के लिए, सभी एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल है। एक्चुअली कुछ AS कुछ एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल नहीं होती है, AS1 सभी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसे समझाता हूँ आपको, या एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। एंटरप्राइजेस में कंपनीज भी आएंगी और नॉन कंपनीज भी आएंगे, ठीक है। नॉन कंपनीज का मतलब हो गया जैसे फर्म हो गई,
ठीक है, ट्रस्ट हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, मतलब अदर देन कंपनीज, इन पे तो एएस ही लगता है, इन पे एएस एप्लीकेबल है। एक्चुअली जो कंपनीज हैं इनमें कुछ पे एएस लगता है और कुछ पे इंड एएस लगता है। तो अगर एएस लगता है तो एएस वन मैंडेटरी है। मतलब आप समझे, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंटरप्राइज में दोनों आ गए, कंपनीज नॉन कंपनीज। नॉन कंपनीज पे तो एएस लगता है, इसलिए एएस वन लगेगा। लेकिन जो कंपनीज हैं उस पे कुछ कंपनी पे, कुछ बड़ी कंपनी पे, ऐसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इंड एएस लगता है, बाकी पे एएस लगता है। अगर एएस लगता है तो एएस वन लगेगा। और आप कहेंगे कि सर ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है, तो समझ में तब आएगी ये बात कि जब आप ये पढ़ोगे कि जो कंपनीज हैं जिस पे एएस लगता है उस पे भी कुछ एएस नहीं लगेंगे। जब हम आपको फ्यूचर में बताएंगे कि ये देखो एएस 19 है, ये यहां नहीं लगेगा, फलाना एएस है, ये इस पे नहीं लगेगा कंपनीज पे। ऑल्दो वैसे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, तो यू नो अबाउट दिस, लेकिन फिर भी एक बार क्लैरिटी आपको इस बात की दे रहे हैं कि जिन भी कंपनीज पे एएस एप्लीकेबल है एएस वन लगेगा, और नॉन कंपनीज पे तो एएस एप्लीकेबल है ही, तो एएस वन लगेगा। यानी एएस वन उन सब पे लगेगा जिन पे एएस एप्लीकेबल है। एएस वन एप्लीकेबल ऑन ऑल इंटरप्राइजेस on which AS is applicable. राइट तो आपने एक बेसिक बात AS1 की समझ ली है। अब आने वाली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दो चीजें। नंबर वन कि AS1 कहता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का डिस्क्लोजर नहीं होगा, तो हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ऐसी कौन सी चीज है जो सब कोई मान के बैठा है और इसे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा वो कौन कौन सी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जिनका हमें डिस्क्लोजर करना होगा, और डिस्क्लोजर कैसे करना है ये भी तो AS1 बताता है, तो ये भी सीखेंगे कि उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है। राइट आज की क्लास को एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास रहने देते हैं। बेसिक्स जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली AS1 का, वो आज आपने समझा। विल स्टॉप हियर।